मित्र संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत। इस शो के जरिए हम आपको समाज से जुड़े कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो समाज से जुड़े हुए विषयों पर जहां तक जानकार हैं और सही मायने में उस विषय को समाज के सामने वो रख सकते हैं। ऐसे ही एक हमारे सामने हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त रामदास रेवती जी। जी हाँ, मिस्टर रामदास रेवती जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं, विदर्भ क्षेत्र में कई काम कर चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं फिलहाल तो, पर इस वक्त वो महाराष्ट्र के आरोग्य सेवा में विजिलेंस अफसर कर तैनात हुए हैं और विदर्भ में कई जगहों पर वो जाते हैं, कार्य करते हैं। 11 जिले उनके अंडर में हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि समाज के विभिन्न पहलुओं को वो किस नज़र से देखते हैं और क्या कैसे उनका किस प्रकार से उन्होंने कार्य भी किया है। सर, बहुत कुछ मैंने सुना है आपके बारे में। आप असिस्टेंट पुलिस रह चुके हैं, अभी आरोग्य सेवा में भी है। सर, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कुछ बचपन, परिवार कुछ बताइए, कैसा संघर्ष भरा सफर रहा आपका? जी सर, मैं तो सर एक छोटे से गांव से हूँ कि जहाँ पर केवल 8वीं तक की शिक्षा थी। कौन सा गांव सर? यवतमाल जिले में बाबुलगांव नाम का गांव था मेरा। जी जी। और सब बच्चे पढ़ते हैं जनरली, उस प्रकार से मैं पढ़ाई करता था। लेकिन एक विजन था मेरा कि टीचर बनना। जी, आप टीचर बनना चाहते थे? टीचर बनना चाहते थे, क्योंकि उस प्रकार का खेड़ी विभाग में, विलेज एरिया में उसी प्रकार के संस्कार रहते कि तुम पढ़ोगे लिखोगे तो क्या बनोगे। और वो बात है कम से कम 1948, 49, 60 साल की। तो उस वक्त कुछ उतना नहीं रहा। आगे चलते चलते पढ़ते रहे, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती गई। परिवार में कौन कौन था? परिवार में माता पिता जी क्या करते थे? और पिताजी तो खेती बाड़ी करते थे, उस समय कोई किसान थे जी उस वक्त। और कितने भाई बहन थे आप? हम लोग भाई बहन ऐसे 4 थे, 2 भाई और 2 बहनें। अच्छा। सब सुखी सुखी है, अपने अपने जगह पे चले गए। तो पिताजी हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। माता पिता ने बहुत प्रोत्साहन दिया कि तुम अच्छे से पढ़ो और कुछ बनो। चलिए, फिर ये सर शिक्षक से सीधे पुलिस कैसे क्या हुआ? राइट, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। तो हमारे जो मेरे मित्र थे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल गई, 10वीं की शिक्षा की। मैं जब तक 8वीं तक चले जाने तक प्रताप विद्यालय करके था, प्रताप विद्यालय बाबुलगांव। जी जी हाँ। ये हमारे गांव का नाम, हमारे स्कूल का नाम। तो शिक्षकों का प्रोत्साहन मिला क्योंकि ब्रिलियंट बच्चे थे हम लोग जी, और शिक्षकों का बहुत अच्छा साथ भी था हमारे साथ। हाँ। उन्होंने कहा कि आगे भी पढ़ो आप। फिर आगे की पढ़ाई के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाना होता था। तो वहाँ से एक 16 किलोमीटर पर एक यवतमाल करके जिला था, तो हम लोग साइकिल से आना जाना करते थे वहाँ। तो वहाँ पे हमने ग्रेजुएशन किया। फिर अपॉर्चुनिटी मिली, माता पिता ने और भी प्रोत्साहन दिया। हम नागपुर में आए, नागपुर के धनवटे नेशनल कॉलेज से मैंने मास्टर्स डिग्री किया। और उसी दरमियान ऐसा चल रहा था कि एक पुलिस ऑफिसर, पुलिस फौजदार करके जगह निकले। मैंने मजाक में उसमें फॉर्म भरा जी, और मैं पहले ही अपडेट में सिलेक्ट हो गया। क्या बात। और फिर पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया ना, कुछ ये नहीं था। और जब उसको पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और जब समाज में आ गया, एक इंचार्ज बना मैं। अकोला जिले में मेरी पोस्टिंग हुई, सबसे पहली पोस्टिंग अकोला जिला में। क्या बात। अकोला जिले के एक छोटा पुलिस स्टेशन दिया गया मुझे, चानी नाम का। उस समय एक चानी नाम का पिक्चर भी निकला था जी। और बोले यार कि क्या, मेरे पुलिस स्टेशन भी चानी। हाँ। वहाँ ज्वाइन किया, मजा आने लगी, समाज से मिलना चालू हो गया, लोगों ने पुलिस ऑफिसर करके रिस्पेक्ट करना चालू किया सभी। और एक अच्छा लगने लगा उसके अंदर, काम तो दिल लग गया करने लगे। हाँ, काम को एंजॉय करने लगे जी। जो भी वरिष्ठों के और सुपीरियर से काम बोलता है। सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जिस वजह से हम देखते हैं कि समाज में लोग कायदों को कुछ लोग पालन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हमें अधिकार है, हम जानते हैं कैसे रहना क्या रहना है। और फिर पुलिस प्रशासन कहता है कि आप कायदों को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो इन दोनों में समन्वय कैसे हो? क्या लगता है आपको, कहाँ इन दोनों से गलतियां क्या हो रही है, क्या होना क्या चाहिए, सच में क्या चीज सही होती है? सच में तो यह है, जैसे अपने बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना दिया, बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, उसमें सभी दिए आर्टिकल्स दिए हैं जी, जीने का हक सबको दिया है जी। अगर हम वो नियमों का, उसी के ऊपर से कानून बने, अगर हम कानून की इज्जत नहीं करोगे
तो हमारी कौन किसकी सुनेगा, अराजकता फैल जाएंगी जी। इसके लिए कानून की इज्जत करना, और कानून के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि हमें कानून मालूम नहीं, ये कोई कह नहीं सकता। इट इज वो प्रिज्यूम किया गया है कि तुमको कानून का नॉलेज होना है, ना नॉलेज होना है, और हम लोग नियमों से चले गए तो ही समाज जीवित रहेगा, समाज में सुशासन रहेगा, परिवार अपनी रिस्पेक्ट करेगा। तो कानून का तो आप कहते हैं कानून को मानना ही चाहिए। सर, आपका कार्यकाल काफी लंबा रहा होगा, जिसमें आपने कई जगह आपकी पोस्टिंग हुई होगी, पर आपको ऐसा लगता है कि जो एट्रोसिटीज जो समाज में भारत में बढ़ती जा रही है, उसके रोकने के लिए जो एट्रोसिटी एक्ट है वो कहीं कमजोर हो रहा है? क्योंकि एट्रोसिटी के बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तादाद भारत भर में। हर महीने आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, हर पन्ने पर एक छोटी ना छोटी घटना होती है, और बड़ी ना बड़ी घटना एक महीने में होती ही रहती है। तो क्या लगता है कहाँ पर वो एक्ट कहाँ कमजोर पड़ रहा है, कायदा कहाँ कमजोर पड़ रहा है? तो एट्रोसिटी जो है वो हमारी सोच है, किसी की सोच नहीं है, और उसको दूर करने के लिए अगर हम समझ जाए कि हम सब इंसान हैं, सबने एक में का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो एट्रोसिटी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कानून समानता वाली सोच होनी चाहिए। समानता वाली सोच अगर है तो कोई रहेगा नहीं, जाति भेद नहीं, कुछ नहीं, वो इंसान, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो वो तो संविधान में लिखा ही है सर। संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन कोई मानता नहीं। हाँ, वो जाति पर जाता है। तो ये सोच के कारण ये तो एट्रोसिटी एक्ट को और प्रबल करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? तो उसमें प्रावधान जो एट्रोसिटी करता है उसे एक मर्डर के बराबर की अगर शिक्षा दी जाए, आजीवन कैद जी, या हार्ड करे, तो लोगों को एक डर पैदा होगा कि मैं अगर इसको अपमानित करता हूँ जाति के जाति के ऊपर गाली गलौज करता हूँ या उसको अपमानित करता हूँ उसकी, हाँ, तो वो एक प्रकार से मैं हिंसा कर रहा हूँ, मानवता का खून कर रहा हूँ। बराबर सर जी। खून करने की जो शिक्षा है वही शिक्षा उसको दे दी जाए, मतलब शिक्षा को और कठोर करते हैं, और कठोर तो जहां तक हमको लगता है कि लोगों में डर पैदा होगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना कठोर शिक्षा हमें मिल सकती है। तो इससे जो ना कायदे को थोड़ा परिवर्तन कर देना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि जो अभी भी है कानून वैसा हार्ड ही है कानून, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है जी। अभी जब तक समाज इस सोच को बदलता नहीं कि भाई हम इंसान के बच्चे, भगवान ने इंसानी बनाया है, सब समान है, अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं, और सबको जीने का हक है जी। ये जब तक नहीं मानता, जब तक तो थोड़ा सा कठिन ही लगता है सर। पूरा विदर्भ में मैं काम कर चुका हूँ जी। नक्सलग्रस्त एरिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ऐसी जगह पर भी काम कर चुका हूँ। सर, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा जी सर। भारत में कई हिस्सों में हमें देखने मिलता है कि दुर्बल लोग हैं, दुर्बल समुदाय हैं बहुत सारे, जो उतने शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनका विकास रुका हुआ है कहीं पर। लोग, जहां तक कुछ लोग कह रहे हैं भारत में कि जो आरक्षण हमें दुर्बल लोगों को मिलता है, शोषित वर्गों को मिलता है, कुछ समुदायों को मिल रहा है, वो बंद होना चाहिए। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? क्या सच में इस समाज को दुर्लक्षित रखना चाहिए, इसे और संधि मिलनी नहीं चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न है सर जी। जी, तो जैसे मैं पूरा विदर्भ में मैं काम कर चुका हूँ जी। नक्सलग्रस्त एरिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ऐसी जगह पर भी काम कर चुका हूँ। तो ये देखने में आया कि जिनको सुविधा मिलना चाहिए, जिनको सचमुच जरूरत है जी, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, जो गरीब है, अपने बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करवा सकते, तो वो कहाँ उनको ऑफिसर बनाएंगे जी, बराबर। तो उन लोगों को उस आरक्षण की जरूरत है, निचली जाति जिनको समझ जाते। लेकिन मेरी आर्थिक परिस्थिति एकदम हाई है, मैं जैसा एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं 40,000 50,000 रुपए कमा रहा हूँ। हाँ, उसके बच्चे को जरूरत है आरक्षण की, या जो खेती में मजदूरी कर रहा है, बागवानी कर रहा है, उसके बच्चे को जरूरत है। यहाँ पर जिसको जरूरत है उसे, वो समाज के नाम पर नहीं, जाति पर नहीं, इनकम पर मिलना चाहिए कि उसकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है उसकी। अगर उसका बच्चा कुछ पढ़ेगा तो समाज को, अपने परिवार को संभालेगा। जिनको जरूरत है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जो
आर्थिक परिस्थिति सिर्फ ये जो है आरक्षण जो है वो जाति पर मिल रहा है, जाति पर का आरक्षण निकाल देना चाहिए। ये मैं अपने समाज में रह के देखा, जिसको जरूरत है आरक्षण की उसे आरक्षण नहीं मिल रहा और वो पीछे के पीछे रह गया, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सका, अपने बच्चों को ऑफिसर नहीं बना सका, अपने जो बच्चों को काबिलियत नहीं कर सका। तो आरक्षण की जरूरत किसको? हर एक जना बोलता है कि मुझे आरक्षण चाहिए। अभी अलग अलग परिवार का लोग आ रहे हैं कि हमें भी आरक्षण चाहिए, हमें भी आरक्षण चाहिए। तो आरक्षण दे तो दे किसको? तो आपको लगता है कि कुछ परिवार जो सक्षम है वो है आरक्षण के बिना पढ़ने के लिए किसी चीजों को शुरू करने के लिए तो उन्हें नहीं मिलना चाहिए, और जो दुर्बल है सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए। सर मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आपने विदर्भ में हर जिले में काम किया है, राइट सर, राइट। क्यों लोग भ्रष्ट हो जाते, क्या कहाँ कमी पड़ जाती है? ऐसे भी कुछ ऑफिसर है कि जो नाम कर दे, आज भी उनका नाम जीवित है, लोग रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं जी, समाज के लिए काम किया जी, लोगों के उस पुलिस ऑफिसर का सबसे महत्व का काम था कि लोगों की जान का और माल मत्ता का रक्षण करना जी, और वो काम उन्होंने किया और आज भी उनके नाम जीवित है। और आप उनमें से एक है सर। मैं आपको शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपसे पूछना चाहूंगा कि सर जहाँ तक आपका अच्छा कार्यकाल रहा है, आप रिटायर हो चुके हैं, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस रह चुके थे, उसके बाद भी आप जहाँ तक अभी भी महाराष्ट्र के आरोग्य विभाग में आप विजिलेंस अफसर है और 69 ईयर्स के आप हैं, एक तरोताजा, एक जहाँ तक दिख रहा है मुझे एक युवक की तरह ही आप लग रहे हैं अभी भी। सर मैं पूछना चाहूंगा कि आप अभी किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सामाजिक कार्यों में कैसे आप रहते हैं, कहाँ कार्य कर रहे हैं आप? सर मेरे को जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिली, समाज का सेवा करने का जहाँ भी मौका मिला, जो भी यंत्रणा है, मैं रेड स्वस्तिक संस्था का भी सदस्य हूँ जी हाँ, जहाँ पे लोगों को मुफ्त में गरीब लोगों को जिनको जरूरत है नेत्रदान शिविर लेते हैं, दंत चिकित्सा कैंसर, अपने ब्लड कैंप वगैरह ऐसे में उसमें भी मैं जाता हूँ। और अभी मालिक ने चाहा होगा कि भाई इसको आरोग्य सेवा में दिया जाए, आरोग्य सेवा में आ गया मैं जी। आपका आरोग्य देखकर आरोग्य देख जी एक अपॉर्चुनिटी मिली और 11 जिले में मुझे सेवा करने का भी मौका मिल गया जी। और बाकी इंश्योरेंस में भी जुड़ा था मैं, उनको भी फाइनेंस एडवाइजर भी हूँ मैं, क्या उनको कहा। उसके बाद में हमारी एक महाराष्ट्र पुलिस सेवानिवृत्त कल्याणकारी सोसाइटी है, तो जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हो गए हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में अभी तक भी उनको घर मकान नहीं है जी, उन्होंने पैसा नहीं है, शादी ब्याह करना है, उनके लिए भी हम लोग मदद करते हैं, हर महीना उसकी मीटिंग लेते हैं। चलिए मतलब आपने शुरुआत ही की थी शिक्षक से और आज भी पुलिस में रहे, सेवा में रहे और अभी भी आप रिटायर होने के बाद भी लोगों के सेवा में लगे हैं। जी हाँ सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, बहुत सारे आपने पहलू उजागर करने की कोशिश की हमारे साथ समाज के सामने, शायद लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि आपके विचार सुनकर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद सर। दर्शकों ये थे मिस्टर रामदास रेवती जी, जिससे हमने खास बातचीत की मेहता संवाद में। ऐसी एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए मेहता संवाद सिर्फ आवाज इंडिया टीवी पर।